नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर आई रिपोर्ट ने विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। दरअसल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में भारत में रोजगार की स्थिति को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बेहद डरावना है और इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि देश में कुल बेरोजगारी में से 83% युवा हैं। वहीं देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी साल 2000 के मुकाबले अब डबल हो चुकी है। अब इस रिपोर्ट पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष की ओर से सियासी हमले शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने बेरोजगारी के ताजा आंकड़े को डरावना करार देते हुए कहा कि देश का युवा मोदी सरकार की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहा है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी रैलियों में विपक्ष बेरोजगारी के मामले पर मोदी सरकार को घेर रहा है। केंद्र सरकार अपनी ओर से बेरोजगारी पर सफाई दे रही है। मोदी सरकार अपने कार्यकाल में दिए रोजगार के आंकड़े गिना रही है। रोजगार मेला लगाकर लोगों को नियुक्ति पत्र देने की तस्वीरें जारी कर रही है। In spite of COVID, today we are the fastest growing economy. And I would want this number to be put before you. 3 continuous quarters, we've had more than 8% growth. 8.3 was quarter 3. I wouldn't be surprised if fourth quarter also ends up in that number overall for 23-24, averaging at 8. I'm not saying media should quote me saying finance minister said 8% for 24. Yet to be, final numbers yet to be arrived at. So, if economy, after all the trouble, today has reached this level, we are confident that we can sustain growth momentum. We need every state to actively participate in this. It is the growth of India. It is not growth just of one party or one government. सरकार के आंकड़ों में भले ही मौसम सुहाना है, लेकिन बेरोजगारी पर आई एक रिपोर्ट ने चुनावी मौसम में मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में भारत के अंदर रोजगार के परिदृश्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि देश में कुल बेरोजगारों में से 83% युवा हैं। ILO ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 पब्लिश की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 लोग युवा हैं। ILO की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बेरोजगारों में अधिकतर युवा शिक्षित हैं। देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी साल 2000 के मुकाबले अब डबल हो चुकी है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। साल 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई। इसमें उन्हीं पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिनकी कम से कम 10वीं तक की शिक्षा हुई है। भारत की लगभग 27% आबादी युवा है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। जाहिर है ये रिपोर्ट चिंता में डालने वाली है। उधर इस रिपोर्ट पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार पर सियासी हमले शुरू हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी के ताजा आंकड़ों को डरावना करार देते हुए कहा कि देश का युवा मोदी सरकार की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहा है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रही हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती। यही बीजेपी सरकार की सच्चाई है। आज देश का हर युवा समझ चुका है कि बीजेपी रोजगार नहीं दे सकती। अब सवाल है कि क्या देश के पूर्व RBI गवर्नर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन की बात सच हो गई है?
ILO की रिपोर्ट आने से एक दिन पहले ही रघुराम राजन ने कहा था कि भारत को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के मजबूत होने की हाइप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उसकी बड़ी भूल होगी। बजाय इसके भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में मौजूद बुनियादी समस्याओं को दूर करना चाहिए, जैसा कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्किल को बढ़ाना होगा। दरअसल बेरोजगारों की संख्या बढ़ने के पीछे युवाओं में स्किल की कमी बड़ी वजह है। अभी भी एक बड़ा हिस्सा डिजिटल साक्षर नहीं है। कई लोगों के पास तो सामान्य जानकारी भी नहीं है, जिसके कारण उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया के नारे के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल बाद भी देश के 83% युवा बेरोजगार हैं। अब बेरोजगारी पर सियासी संग्राम छिड़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढना भी जरूरी है कि आखिर बेरोजगारी पर लगाम कैसे लगेगी। दुनिया के सबसे युवा देश में शुमार भारत क्या इसी तरह अपने युवाओं को बेरोजगारी से हारते देखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और अब इन्हीं अच्छे दिनों को देखते हुए जिस तरह से जनता ने 2014 में मोदी जी को गद्दी पर बिठाया और अच्छे दिनों की जिस तरह से राह देखी, वो फिलहाल अब नजर नहीं आ रही है। 9 साल पूरे होने वाले हैं। 9 सालों में काफी कुछ बदला। GDP दोगुनी हुई, आम आदमी की सालाना कमाई भी दोगुनी हुई, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी चरम पर पहुंची है। ऐसे में अब जानेंगे कि ये कितने अच्छे दिन आए हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से अच्छे दिन आए हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। रोहन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश पोद्दार जी आप ही के साथ करते हैं। मोदी सरकार लगातार चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रही थी अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी सरकार देश के युवाओं और बेरोजगारी को लेकर कितनी गंभीर नजर आ रही है? अच्छे दिन जरा बताइए। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, अच्छे दिन तो आ गए। 2019 के बाद किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का काम कौशल विकास के तहत किया गया। 1 करोड़ को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। कहाँ है इसका डेटा राकेश पोद्दार जी? इसका डेटा कहाँ है? ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों को हमने नौकरी दे दी? कहाँ है आधार? जरा आधार बताइए, क्योंकि रिपोर्ट तो ये कह रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब आपकी सरकार में ही बढ़ी है। आपकी सरकार के आने से पहले तो इतनी बेरोजगारी थी नहीं। अब तो लोग दर दर भटक रहे हैं, शिक्षित होने के बाद दर दर भटक रहे हैं। सर देखिए, मैं उसी बात वक्ता जी आ रहा हूँ। 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, 2019 की बात की बता रहा हूँ। लेबर लॉ की सही सुधार करने की देश की जरूरत है, इस बात को भी मैं गंभीरता रूप से बोल रहा हूँ। जिसके प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं लेबर लॉ की सुधार की जरूरत है। हम लोगों ने लेबर लॉ की सुधार करते हुए मनरेगा में किस तरह 160 रुपया का 210 रुपए देने का काम किया। हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना लाने का काम किया, उसको भी रोजगार देने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री उनकी भी गारंटी लेके 3 लाख रुपया दीजिए भी अपना रोजगार कर सकते हैं, जिसमें सारे कारीगर, चाहे गुटकर हो, चाहे लोहार हो, बरियो, कुम्हार हो, धोबियों, सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि समय आने दीजिए, उसमें भी सुधार लाने का काम हम करेंगे। अरविंद पटगड़िया ये जो वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन लेबरों के सुधार में थोड़ी सी जरूरत है। तो हम लोग कहीं न कहीं जिसमें भी काम करने की जरूरत कर रहे हैं। और नीति आयोग ने कहा, जैसे खाने की भी किया है कहीं ना कहीं कि सिंपल सिर्फ कहा ही जाता है, रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कहा ही जाता है, होता तो नजर नहीं आता है। सर
कुछ जमीन पर नजर आए तो बात करें ना। आप तो ये तो साफ हो गया है पानी की तरह कि कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। 2000 की बात करूं, 2002 में 35% इस आंकड़े को देखा गया था और अब 2022 में ये 65% हो गया है सर। और आप कह रहे हैं नीति आयोग ये कह रही है, आपकी मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है मोदी सरकार के, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार के बस की बात नहीं है बेरोजगारी को कम करना। नहीं, मैं कहीं भी नहीं इस बात को लिखा हुआ है। हम अरविंद पनगड़िया की बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा देश की आर्थिक स्थिति सही हुई है, लेकिन लॉ को, कानून को लाने के लिए एक अपना लेवल का लॉ कानून लाना है। लॉ कानून कब लाएंगे सर, कब लाएंगे? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले 60 सालों से इनका जो रवैया था, उस रवैये को अपने कहीं ना कहीं सुधार लाने की। अरे सर, आपके आने से पहले तो कम थी बेरोजगारी दर, 3.5 के आसपास थी, अब 8% हो गई है। कैसे कह रहे हैं इस बात को? 2014 से 2024 आ गई सर, दोबारा चुनाव आ गए। किस चीज को देखते हुए जनता आपको वोट करे? एक बात बताइए। बेरोजगारी बेहताशा बढ़ रही है, महंगाई चरम पर जा रही है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोग बार बार पेट्रोल डीजल में आग सी लग गई है। सर क्या दिया आपने ये बताइए। 9 साल में हमने अच्छे दिन ला दिए, कहाँ से अच्छे दिन दिख रहे हैं? सिर्फ आम जनता के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से सोचिए, एक नेता के हिसाब से नहीं, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको तो हर चीज बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती होगी। एक आम जनता का सोचिए ना कि क्या उसे ये सारी चीजें मुहैया हो पा रही हैं? क्या वो दर नहीं भटक रहा है? वक्ता जी, हम भी एक गरीब और किसान का ही बेटा हूँ। आप कोई बड़े आदमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैंने आपको बिल्कुल क्लियर इस बात को कर रहा हूँ कि देश के अंदर महंगाई की आप बात कर रहे हैं, तो आप आंकड़े उठा के देखिए। 2014 में महंगाई रेट क्या थी? 11% था। आज महंगाई की दर कितना है? आप भी बताइए। 4.8 पे। तो हम लोगों ने महंगाई दर पर ही काम करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस या विपक्षी दलों की फैसले से हम लोग देखे तो हम लोगों ने महंगाई नहीं खत्म की। महंगाई हम लोगों ने खत्म करने का भी काम किया, और उसके बाद हम लोग 17 राज्यों में जो सरकार चला रहे 10 साल के अंदर, कहीं ना कहीं जनता को हम लोग प्रभावित करते हैं। हमारे काम बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी जो मोदी जी चाहते हैं वो करते हैं। धरातल पे हमारा काम होता है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं, इसीलिए जनता हमें चुन के भेजने को काम करती है। आप इनके आयोग, अपना नीति आयोग कहा है कि मेरा डेटा जो है बिल्कुल सही था। इन लोगों ने डेटा में छेड़छाड़ की है। ठीक है, ये बात तो ठीक बात है रोहन सिंह जी की। ये बड़ा सवाल है कि लगातार बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर जनता मुखर क्यों नहीं है? आखिर विपक्ष से मुद्दा बनाने में कहाँ फेल हो रहा है? क्या ये नीतियां छिपा हुआ है? मोदी सरकार की नीतियों में छुपा है? मुफ्त राशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और विशेष ऐसी जो नीतियां मोदी सरकार ने चला रखी हैं, क्या गरीब आदमी को उसी की वजह से महंगाई के प्रभाव से बचा रखा है और इसीलिए आप इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से जनता को मुखर नहीं कर पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं? वक्ता जी, ये सवाल हम सारे लोगों के मन में उठता है कि ये जब इतनी सारी चीजें हैं तो ग्राउंड पे क्यों नहीं दिखती हैं? जनता उस तरह से क्यों नहीं दिख रहा होता, रोज सड़क पे नहीं दिख रहा होता? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। 2 कारण आप ऐसे समझिए। पहला तो ये कि जब कोई चीज शुरू होती है तो उसको आंदोलन या कोई भी इस तरह का विरोध, जन विरोध, तो उसको जनता के बीच में और समाज का वर्ग के बीच में ले जाने का काम मीडिया करता था। एक पॉइंट, एक पहलू है। एक दूसरा पहलू और है। दूसरा पहलू ये है कि आज के समय में जो भी सरकारें हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इतने ड्रैकोनियन तरीके से इन चीजों को डील कर रही हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। जेलों में राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग, राजनीतिक आंदोलन या एक्टिविस्ट की जो संख्या है वो ऑल टाइम हाई है आफ्टर इमरजेंसी। लोग, पत्रकार 3-3 साल, 5-5 साल जेलों में सड़ा दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट सड़ा दिए जा रहे हैं। कितनों की जेल में निधन हो गया। फिर बाद में बताया गया कि जैसे अभी भीमा गांव मामला था और भी कई मामलों में, तो हो क्या रहा है कि जो लोग आवाज उठाने वाले लोग हैं उनका सपोर्ट बेस कम किया जा रहा है। उसके बाद जो कुछ बच रहा है उसको मीडिया के जरिए सप्रेस किया जा रहा है, और एक अलग लेवल पर आईटी सेल और पूरा इनका एक जो प्रचार तंत्र है उनको विलेन साबित कर रहा होता है। जनता के बीच में बता रहा होता है। जैसे किसान अपनी मांग को लेकर आए तो प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस लिया, दोबारा किसान आए तो उन्हीं सड़कों पे 10-10 फीट के गड्ढे खोद दिए, आंसू गैस के गोले मारे, पैलेट चलाई, कितने लोग अंधे हो गए।
नहीं ठीक है, वो बात कहा क्या गया कि किसान आंदोलन मानते हैं रोहन जी, लेकिन अगर मीडिया नहीं पहुंचा पा रहा है, मीडिया सही चीज नहीं दिखा पा रहा है, तो आप तो नेता हैं, आपको तो इसी बात के लिए कुर्सी पर बिठाया गया है कि जनता के सामने जाइए, अपनी नीतियों को रखिए, आपने क्या कुछ किया, क्या सत्ता पक्ष गलत कर रहा है उसको उजागर करें, इसमें फेल कैसे हो रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए ना, बिल्कुल हम नेता हैं, हमको मालूम है जनता तक कैसे पहुंचाना होता है। भारत बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है और भारत में छोटे छोटे पॉकेट्स है जहाँ पे विरोध हो रहा है। लखनऊ में परमानेंट क्या कहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आंदोलन कर रहे हैं। परमानेंट जगह हर जिलों में इन्होंने एक डेजिग्नेटेड स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ जाके आंदोलनकारी बैठ जाए, सड़कों पे ना टहले। इनके पास तरीके बहुत सारे हैं। और एक चीज बताता हूँ, डिसकंटेंट जो होता है, जो सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, वो सरकार के खिलाफ ऑल टाइम हाई है। अभी ये 400 सीटों का माहौल बना रहे क्योंकि इनके पास वो प्रशासन क्या करेंगे सर, वो तो अपना काम कर रहे हैं बेहतरी से, माहौल भी बना रहे हैं, चुनाव होगा जनता को भी बता रहे हैं, आप इससे कैसे निपटेंगे? आप डेटा पकड़िए, डेटा सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं। हम देखते जा रहे 2014 से लेके 2024 तक के दौर में हर उन जगहों पे जिन पॉइंट्स जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिन रीजन्स में अपना ऑल टाइम हाई दे चुकी है, उसके बाद उसको दोबारा रिपीट नहीं किया, इवन उत्तर प्रदेश में भी। तो अब रही बात ये कि क्या कहते हैं, ये हम लोग को जनता के बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जनता से फीडबैक क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे वजह अब जनता बोल नहीं रही, डर रहे हैं, बहुत सारे लोग डर रहे हैं जिनके पास कुछ भी खोने को है। मैं सहमत नहीं हो सकती, जनता नेताओं को डराया जा सकता है ईडी सीबीआई से, जनता को नहीं डराया जा सकता सर। हाँ तो जनता के बीच में आपकी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसमें क्या खामी रह गई है, क्या कमी है, ये तो कांग्रेस को देखना होगा ना सर। मुझे एक सवाल जवाब दीजिए वक्ता जी, आपके घर में अगर मतलब सपोज करिए आप तो अभी जॉब में, अगर आप बेरोजगार होती तो आप क्या इसके लिए मान तो नहीं सरकार बेरोजगार है, अभी आपके सड़क पे प्रदर्शन करने जाने के लिए कांग्रेस आपको बाध्य कर सकती है क्या? नहीं करेगी। या आप संतुष्ट है, या तो आप 5 किलो का अनाज के राशन से आप संतुष्ट हो जाइए, कहिए कि हाँ हमें जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चला रखी है नीतियाँ, वक्ता जी हमें आपने देखा ना 50 लाख बच्चे ट्रेनों में बसों में धक्का खाकर गए पेपर देने, पेपर आउट हुआ, फिर वही लड़के वापस आए ना, सबका पैसा लगा, फॉर्म का पैसा, बस का किराया, खाए ना खाए नहीं खाए। कितने शहरों में मिडिल क्लास शहरों में लोग 5 बाई 7 के कमरों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब बच्चों का भविष्य ओवर एज हो गए, कौन पूछने वाला है? सब लोग जाके अब देखिए, आप सब परिणाम होगा देखिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जी, कहिए। देखिए वक्ता जी, देश के अंदर हम लोग बार बार देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर कहे कि देश के अंदर सकारात्मक राजनीति राहुल गांधी जी को करना चाहिए। देश की जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए राहुल गांधी जी को 10 साल का मौका दिया। आप इनसे पूछे कि राहुल गांधी जी कितना दिन उपस्थित रहे अपने सदन के? अरे भाई, आप सरकार में आप राहुल गांधी से पूछते, शर्म आती है आप लोगों को? नहीं आती है? बताइए आंकड़े कितना लोगों को रोजगार दिए, रोज आंकड़े आ रहे हैं, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप नीचे जा रहे हैं, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, सारे माइलस्टोन में आप पीछे जा रहे हो। आपके पास राहुल गांधी के लिए बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, बेरोजगार अर्थव्यवस्था चढ़ती जा रही है, 5 ट्रिलियन का सपना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार की बात कर रही है, सारे सपने आप देख रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर क्या सपना देख रहे हैं? कैसे खत्म होगी ये बेरोजगारी, या लोग ऐसे दर दर भटकते रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं है, ये 140 करोड़ का सपना है। 140 करोड़ के लिए हम लोगों ने काम किया। ठीक है, क्या काम किया सर, क्या काम किया, बताइए क्या काम किया? मैंने आंकड़े बताए आपको, क्यों रोजगार नहीं दे पाए आप क्या रोजगार दे रहे हैं? नियुक्ति पत्र की तस्वीरें रोज आती हैं कि ये नियुक्ति पत्र इतने बांटे गए यहाँ पर, फिर भी जनता चिल्ला रही है कि बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, शिक्षित होने के बाद बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो क्या दायित्व बनता है मोदी सरकार का, या प्रधानमंत्री का, या फिर भारतीय जनता पार्टी का, कि क्या किया जाए इसके लिए? आपको लगता है कि ये एक मुद्दा विपक्ष को आपने बैठे बिठाए दे दिया और लोकसभा चुनाव में अब आपके लिए तकलीफ बनेगा? नहीं, मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। 140 करोड़ जनता जानते हैं कि देश के अंदर किसने काम किया, किसने जुमलेबाजी की। अब चुनाव का समय आ गया, चुनाव के बीच में हम लोग भी गए हैं और हमारा रोड मैप तैयार है। बिल्कुल वक्ता जी, हम अपने रोड मैप के हिसाब से काम कर रहे हैं और जो वादे करते हैं हमारे हम लोगों ने काम किया। हमने कहा कि 3.5 करोड़ लोगों को
कोरोना काल के बाद हम लोगों ने आत्मनिर्भर किया। 83 करोड़ जनता को जो हम लोगों ने राशन पहुंचाए, उस गरीबी रेखा से 25 करोड़ जनता में बाहर आया। नीति आयोग का रिपोर्ट है। तो अरविंद पनगड़िया जी बोल रहे बार बार, वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें आप देखिए देश कह रहा आर्थिक स्थिति में अच्छी जा रही है। हमने कहा आपसे, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि लेबर लॉ लाना है कानून, इस कानून में लाने तो में ये थोड़ा तो समय आपकी लग असफलता रहा है। लेकिन हम तो इसे भारतीय जनता पार्टी की असफलता कहेंगे कि आप 10 साल से बैठे हैं सरकार में और उसके बाद भी आप लेबर लॉ की बात कर रहे हैं। इस पर आप कोई कानून नहीं बना पाए, इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा पाए। 10 साल के बाद आप ये बात कह रहे हैं, तो आगे आने वाले वक्त में क्या गारंटी है इस बात की? मोदी की गारंटी क्या है? क्या लगता है आपको कर पाएंगे मोदी जी? आगे आने वाले वक्त में कितना और जनता सहेगी? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।